इसमें यही होता है कि एक बात बताओ यादों में मरते हो क्या तुम हमसे मोहब्बत करते हो तुम जिनके हो अभी उनके बारे बताना तुम जिनके हो अभी उनके बारे बताना क्या आता है उनको तुम्हें चुंबड़ाना जमीने रो रो के समुंदर भर दिए क्या तुम भी रो रो के मेरा बचे हो एक बात बताओ तो यादों में मरते हो क्या तुम हमसे अपनी मोहब्बत करते हो ला 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 मुझे मेरा फेवरेट गाना है ट्राई करते हैं ये गाना आपने सुना लाई भी न गई तेरी भाई भी न गई ओ लाई भी न गई तेरी भाई भी न गई मैंने माना जहान में सारा तेरी मेरी ऊँट टूट गई सोनिए जीव टूटे आंगड़ तो तारा लाई भी न गई तनी भाई भी न गई ओ लाई भी न गई तनी भाई भी न गई ओ सच्चा अपना था मुँह मोड़ जरवाई दिल में मेरा दिल तोड़ जानवारी है तोड़ जानवारी है ओ दिल टूटे न जुड़े दोबारा तेरी मेरी ऊँट टूट गई सोनिए जब टूटे अंबर तो तारा
have once again gathered here for afternoon session. This session is named as Science Mass Level to Molecular Level. As the name indicates, science mass level to molecular level, that means science from a big level, that means that is taught by us to the students, जो हम लोगों के द्वारा बच्चों को बताया जाता है, to the molecular level, that means what is the molecular mechanism of that thing that we are delivered to the students. जो कुछ भी मैंने बच्चों को बताया, स्टार्स आर हॉट, तारे गर्म होते हैं, लेकिन अब उसके मॉलिक्यूलर लेवल पे आप लोग जाते हैं, उसका कुछ इक्वेशन बताते हैं कि स्टार्स आर हॉट बिकॉज हाइड्रोजन गैस इज प्रेजेंट देयर, हाइड्रोजन गैस कंबाइंस टुगेदर, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन टेक्स प्लेस, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ fusion reaction, a huge amount of energy is released. That energy reaches to the earth. तो जो कुछ हम लोग बताते हैं बच्चों को लार्ज स्केल पे, उसे हम लोग समझेंगे मॉलिक्यूलर लेवल। आज हम लोगों ने कई एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। मैं एक्सपेरिमेंट्स बताना चाहूँगा। आज आप लोगों ने केमिस्ट्री का बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया है। अटेंडेंस पे ध्यान नहीं देंगे, यहाँ दूसरों को बढ़ते रहेगा, छूटेगा तो आपको करवाया जाएगा। आज हम लोग केमिस्ट्री के कई सारे एक्सपेरिमेंट्स को किए हैं। आप लोगों ने किया है या नहीं किया? जो एक्सपेरिमेंट, फिजिक्स के भी कई सारे एक्सपेरिमेंट्स, बायोलॉजी के भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स को हम लोगों ने किया। वी हैव डन ए लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड वेल एज बायोलॉजी। But now in this session we will discuss the mechanism. I will try to discuss, and you have also participated. If something will left, you have to discuss that thing. मैं कोशिश करूँगा कि उसे मॉलिक्यूलर लेवल पे डिस्कस किया जाए। आपने एक एक्सपेरिमेंट किया बायोकेमिस्ट्री का, प्रोटीन डिटेक्शन या कार्बोहाइड्रेट डिटेक्शन, ग्लूकोज का प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज, जिसमें हम लोगों ने इंडिकेटर के, जिसमें हम लोगों ने रिएजेंट के रूप में लिया। कौन सा ये केमिकल लिए थे हम लोग? एक लिया था बेनेडिक्ट सॉल्यूशन से भी किया गया था, दूसरा एलिक सॉल्यूशन। और इन दोनों सॉल्यूशन में जो केमिकल प्रेजेंट होता है, जो रिएजेंट प्रेजेंट होता है, उसका नाम है कॉपर। उसका नाम क्या है? कॉपर। कॉपर के स्टेट चेंज हो जाने के कारण, कॉपर के स्टेट चेंज हो जाने के कारण कलर चेंज दिखाई देता है। जब ग्लूकोज में हम लोग बेनेडिक्ट सॉल्यूशन ऐड करते हैं, तो रिएक्शन होने के बाद कॉपर का स्टेट चेंज होता है। कॉपर का आप लोग जानते हैं वेरिएबल वैलेंसी होता है, सही होता है? कॉपर की वैलेंसी वेरिएबल है या स्टेबल है? वेरिएबल, 1 and 2। और जब कॉपर अपने एक लेवल से, एक वैलेंसी लेवल से दूसरे वैलेंसी लेवल पे जाती है, एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट होती है, तो वहाँ पे कलर चेंज इंडिकेशन के रूप में आता है। थर्मल डिकम्पोजिशन पढ़ा है आपको? थर्मल डिकम्पोजिशन पढ़ा है। ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में आप लोगों को पता होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो सकता है। केमिकल रिएक्शन होने के बाद क्या ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होता है या वही रह जाता है? जो रिएक्टेंट के पास था वो प्रोडक्ट में वही रहता है या चेंज हो जाता है? हम लोगों ने थर्मल डिकम्पोजिशन पढ़ा था KMnO4 का, जिसके रिजल्ट के फलस्वरूप किन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हुआ था। हमने दर्ज किया था KMnO4 को, लेकिन बन रहा था K2MnO4। साथ ही साथ क्या रिलीज हो रहा था? ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म हो रहा है, हम लोग उसको ट्राई करेंगे, डिस्कस करेंगे। फिर मैंने बायोयूनिट टेस्ट में आपको बताया था कि पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन के कारण, पेप्टाइड बॉन्ड जहां भी पाया जाता है
पेप्टाइड बॉन्ड, एमाइनो एसिड, प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है? एमाइनो एसिड। अगर हम लोग आज तो मेरे ख्याल से काम जल्दबाजी में कुछ तो लिखा था। ये एमिनो एसिड का फार्मूला है। यहाँ R के रूप में कोई भी अल्काइल ग्रुप आ सकता है। अगर हम केवल यहाँ पे H लगा देंगे तो सिंपलेस्ट एमिनो एसिड हो जाएगा ग्लाइसिन। ग्लाइसिन। अब देखिए इसका नाम है एमिनो एसिड। हम लोग कहते हैं कि प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ एमिनो एसिड। एमिनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स। एमिनो एसिड, इसका नाम है एमिनो और एसिड। इसमें दो ग्रुप है, एक एमीन और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर बच्चों को हम जिस लेवल पे हो, 9 लेवल पे आ गए तो थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब तो करना पड़ेगा। अगर 11 में है तो थोड़ा सा और डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि इसका नाम है एमिनो एसिड क्योंकि इसमें एमीन ग्रुप भी प्रेजेंट है और कार्बोक्सिलिक एसिड। हम लोग जितने भी एसिड को देखते हैं वो सभी किस ग्रुप से आते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। जितने भी एसिड हम लोग यूज करते हैं वो लगभग वो सभी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से आते हैं। अब हमने केमिस्ट्री का एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें KMnO4 का थर्मल डिकम्पोजिशन किया गया। हमारे केमिस्ट्री के विद्वान शिक्षक बैठे हुए हैं। इसके मैकेनिज्म के बारे में मैं चाहूंगा कि इस पर प्रकाश डालें। इसके मॉलिक्यूलर लेवल पे कुछ जाएं, कुछ रूट लेवल टू हम लोग एपेक्स पे जाएं। और मैं इस कड़ी में आग्रह करूंगा यहाँ के वरिष्ठ केमिस्ट्री टीचर माधव जी कुमार से कि इस पर प्रकाश डाले कि मॉलिक्यूलर लेवल पे कैसे डील कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर लेवल से लेके मास लेवल तक हम लोग को जाना है। मॉलिक्यूलर लेवल पे क्यों जाना है? ऐसा नहीं है कि सारे कुछ क्लासेज में हमें बता देना है, सभी कुछ को क्लासेज में नहीं बताना है, लेकिन अगर कभी बच्चा पूछ दे तो उसकी जानकारी होनी चाहिए और उन बातों को हम सरल शब्दों में कह सकें, सिंपल लैंग्वेज में कह सकें। यही बात आज का क्वेश्चन है। कन्वर्शन होता है ना से रिप्रोड्यूस होता है। तो जो बेसिक फूड में प्रोटीन डाइजेस्ट हुआ था, अमीनो एसिड बनाया, फैट डाइजेस्ट हुआ तो फैटी एसिड सब रोल बोला। ये जो सोर्सेज है उनका क्यों यूज सबका यूज होता है। सब अल्टीमेटली आगे कहीं ना कहीं क्रेब साइकिल में इंटर करते हैं। जरूरी नहीं है कि सब ग्लूकोज के रूप में ही कन्वर्ट हो जाए। सब ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट नहीं होते हैं, सब ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट नहीं होते हैं, लेकिन वो फूड साइकिल में डाइजेशन के रूप में क्रेब साइकिल में आके इंटर करते हैं। लास्ट में उनका डिग्रेडेशन होकर CO2 क्रेब साइकिल में जब होता है क्रेब साइकिल में हमने
इनका जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो क्रेब साइकिल होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में, तो वहाँ ग्लूकोज ही केवल बर्न करता है, जो केमिकल उसका मतलब कंबशन होता है, यहाँ एटीपी फॉर्म होता है। बाकी जो न्यूट्रिएंट है अमीनो एसिड और फैटी एसिड विड्रॉल नहीं होता है। एक ये होता है कि यदि बॉडी के अंदर ग्लूकोज का कमी हो गया किसी कारणवश, तो आप भी जानते हैं मतलब, तो उसमें हम लोग ग्लाइकोजेनेसिस पढ़ेंगे, जहाँ लीवर और स्किन के अंदर जो है एक्सेस रिजर्व फूड के रूप में ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। तो उस रिवर्स कंडीशन में जब आप भोजन नहीं ले रहे हैं, ग्लूकोज जा नहीं रहा है, तो उस रिवर्स कंडीशन में फिर जो है ग्लाइकोजन ग्लूकोज में चेंज होगा। लेकिन जब भी केमिकल कंपोजिशन ये कंबशन होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज ही एक्टिव होगा। भाई सर, ग्लूकोज इंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ये बात सही है, लेकिन जो हम लोग फैटी एसिड या दूसरे एमिनो एसिड लेते हैं उनका ग्लाइकोलाइसिस नहीं होता है, लेकिन उनका क्रेब साइकिल के अंदर यूज होता है। वो अल्टीमेटली फिर से क्रेब साइकिल में आके वो CO2 और H2O में कन्वर्ट होते हैं। क्या ग्लूकोज पार्बिक एसिड में चेंज होता है, उसके बाद जो है क्रेब साइकिल में जो है कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, तो ये अमीनो एसिड और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का जो होता है वो भी इंटर करता है। वो भी इंटर करता है, लेकिन उसका ग्लाइकोलाइसिस नहीं होता है। उसका ग्लाइकोलाइसिस नहीं होता है, वो डायरेक्ट +2 में उस चैप्टर में वो दिया हुआ है, डायग्राम बना के दिया हुआ है कि ग्लूकोज के अलावा जो सब्सटेंस है जिनका फॉर्मेशन होता है वो कहाँ से इंटर करते हैं क्रेब साइकिल में। +2 के NCERT में ये दिया हुआ सक्सिलिक एसिड बीच में टूटेगा, एमिनो एसिड आकर सक्सिलिक एसिड में आता है, और सक्सिलिक एसिड तब जाएगा ग्लूटामिक एसिड। हाँ, वो तो ठीक आपको ये कॉमन होता है क्रेब साइकिल। मेरा ये कहना है कि तीनों बेसिक फूड है, प्रोटीन भी है, प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग मटेरियल है, अमीनो एसिड में वो सिंपल फॉर्म में टूटता है एंजाइम्स के द्वारा, उसके बाद फैट जो हम इंटेक करते हैं वो फैटी एसिड लाइपेज से टूटता है। ये जो बेसिक न्यूट्रिएंट्स है इनका जो है सेलुलर रिएक्शन में ऑक्सीडेशन प्रोसेस में ये दोनों न्यूट्रिएंट भाग नहीं होता, केवल ग्लूकोज ही कार्बोहाइड्रेट है, उसका सॉल्युबल फॉर्म ग्लूकोज है, वो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में चेंज होता है और वह जो है नहीं केवल एनर्जी गिविंग सोर्स कौन सा है, केवल ग्लूकोज नहीं है। फैट और ये कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज को लिया गया, लेकिन ग्लूकोज में ऑक्सीजन ज्यादा होता है, ऑक्सीजन ज्यादा होने से ऑक्सीडेशन प्रोसेस ज्यादा होता है। ये बात जो आप बोल रहे हैं ये एक बात हो सकती है। हाँ, ये ऑक्सीजन जो है क्योंकि प्रोटीन में तो भाई नाइट्रोजन भी है, सल्फर भी है, ग्लूकोज में केवल कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कैलोरीफिक वैल्यू फैट का ज्यादा होता है, कार्बोहाइड्रेट का कम होता है। ये एक पॉइंट हो सकता लेकिन है, ऑक्सीजन ज्यादा होता है कार्बोहाइड्रेट, इसलिए उसमें आपका ग्लूकोज लिया जाता है और ग्लूकोज बॉडी ऑब्जर्व करता है। अगर ग्लूकोज नहीं होता है तो फैटी एसिड तो लेता है, एमिनो एसिड तो लेता है, क्रेब साइकिल में डायरेक्ट आ जाता है, वो जाता है साइकिल अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, पहले आएगा आपका सिट्रिक एसिड, और सिट्रिक एसिड से सिस्टोनिक एसिड है, आइकोनिक एसिड से आएगा और क्रेब साइकिल का 9 स्टेज बता रहे हैं। सक्सेसिव सक्सिलिक एसिड में हो जाएगा, उसके बाद क्यूमेरिक एसिड को हम नहीं जानना चाहते। हमारा कहना है कि जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज जो है सेल के अंदर लिया, फर्स्ट स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस स्टेप है ना आपका, जिसमें जो है पार्बिक एसिड में चेंज करता है और देन क्रेब साइकिल शुरू होता है वहाँ से। तो उसमें अभी बात आप कि जनरली ग्लूकोज जाता है, लेकिन रिवर्स कंडीशन में यदि सेल को ग्लूकोज प्रोवाइड करता है तो वहाँ जो है अमीनो एसिड और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल भी मेरा ही तो आप एक पॉइंट को कह रहे हैं क्योंकि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ज्यादा है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में ज्यादा होता है, ये हो सकता है क्योंकि ऑक्सीजन अगर फैट सर एक रीज़न और है कि अगर प्रोटीन को अगर मैं यूज़ करता हूँ आपको जो ऑक्सीडेशन कराने के लिए जी या फैट्स को अगर यूज़ करता हूँ ऑक्सीडेशन कराने के लिए, तो RQ वैल्यू जो होता है लेस देन 1 होता है, और अगर ग्लूकोज यूज़ करते हैं तो RQ वैल्यू इक्वल टू 1 होता है।
आरक्यू वैल्यू यानी तो ऑक्सीजन के चलते ही नहीं आता है सर। जी वो इक्वल अमाउंट में जितने अमाउंट में CO2 इवॉल्व करेगा उतने अमाउंट में तो ऑक्सीजन और CO2 का अमाउंट आपको इक्वल होता है। रेशियो जो आएगा ऑक्सीजन ही होता है ना, ऑक्सीजन में ज्यादा है। हाँ मतलब जितना रेशियो में ऑक्सीजन यूज होता है उतना ही इक्वल अमाउंट में CO2 में इवॉल्व इसलिए आपकी वैल्यू। और दूसरी बात सर इसमें ये भी है कि अगर प्रोटीन और फैट्स को अगर यूज करते हैं 0.7 प्रोसेस में चल रहा है 0.7 आ जाएगा। 11 में ही 11 में इलेबोरेट किया गया। ग्लूकोज सिंपलेस्ट शुगर है और वो ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस के द्वारा होते हुए आता है, ऑक्सीजन रिच सब्सटेंस है, इसी कारण उसका ज़्यादा यूज किया जाता है बॉडी में। जनरली ऑक्सीजन। लेकिन अगर नहीं रहे हमारे बॉडी में ग्लूकोज तो हम फैट से भी एनर्जी प्राप्त करेंगे, प्रोटीन से भी एनर्जी प्राप्त करेंगे। लेमन टर्म में अगर बोले तो सर ग्लूकोज बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप कहें कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज होने के लिए अगर 10 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन चाहिए तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ फैट को ऑक्सीडाइज होने के लिए 150 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज करना पड़ेगा, तब आपको फैट एनर्जी देना स्टार्ट करेगा। जब तक बॉडी में ग्लूकोज अवेलेबल है तब तक फैट या प्रोटीन ऑक्सीडाइज नहीं होगा, जब नहीं होगा तब वो ऑक्सीडाइज। हम लोग जो अगर दाल अभी खा कर आए हैं तो दाल का जो एमिनो एसिड बन रहा है अगर वो यूज नहीं हो तो फिर क्या होगा, बॉडी में उसका एक्युमुलेशन होने लगेगा, वो जाता है, वो इंटर करता है क्रेब साइकिल में। इंटर जितना हमारे बॉडी को चाहिए प्रोटीन बनाने के लिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए, उतना हमारा बॉडी यूज कर लेता है और बाद बाकी जो सब्सटेंस बचते हैं वो क्रेब साइकिल में इंटर करता है, उसका ऑक्सीडेशन होता है लास्टली फाइनली और तब एनर्जी फॉर्मेशन होता है। आरक्यू वैल्यू अमाउंट में ATP चाहिए, हाँ। वो ATP नहीं मिलता, हाँ वो आपका प्रोटीन और फैट से नहीं मिलता, नहीं मिलता, जो कि ग्लूकोज के इक्वल से मिलता है। मिलता है। दूसरी बात, फोटोसिंथेसिस में क्या बनता है, प्रोडक्ट क्या होता है फोटोसिंथेसिस का? फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट क्या होता है? ग्लूकोज हम लोग खाते हैं, लेकिन जब मैं इस बार इंटरव्यू में बैठा था तो मुझसे बोला गया कि क्या जी फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज ही फॉर्म में रहता है, वो ग्लूकोज सुक्रोज में कन्वर्ट हो जाता है सर, और जब स्टोर होता है वो तो स्टार्च के रूप में हो जाता है। वहाँ एंजाइम भाग लेता है एक्सोकाइनेज के बाद नीरज सर जी आप भी जानते होंगे जो कार्बोहाइड्रेट होता है 3 प्रकार का होता है, मोनोडाइएस्टर और मान लीजिए आप जो है स्टार्च जो पॉलीसेकेराइड तो आप जो बोल रहे हैं सुक्रोज भी एक प्रकार का जो है कार्बोहाइड्रेट मात्रा बढ़ते हो कि मात्रा बढ़ती है सारी ये 4 एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने केमिस्ट्री लैब में की।
किया था ना, ये 4 और बायोलॉजी लैब में किया था। और ये तो शुद्ध आपका केमिस्ट्री का ही है, और ये 3 जो बच गए ये बायोकेमिस्ट्री का। अब हम लोग इसके बारे में कुछ जानने का प्रयास करें। मैंने कहा कि स्टेट चेंज होता है, कॉपर का स्टेट चेंज होता है। कॉपर की वैलेंसी 2 स्टेट में पाई जाती है। क्या सही है या गलत है? कॉपर की वेरिएबल वैलेंसी, कॉपर Cu++ और Cu+। जब कॉपर अपना स्टेट चेंज करता है तो कलर चेंज होने लगता है। जब कॉपर अपना स्टेट चेंज करता है तो कलर चेंज होने लगता है। थर्मल डिकम्पोजिशन में भी बहुत सारे केमिकल मैकेनिज्म छिपे हुए हैं। अब हमारे माधव सर हैं, ये मैं इनसे आग्रह करूंगा कि ये कुछ मैकेनिज्म इसका बताएं, कौन से चेंजेज आते हैं। ऑक्सीजन का इवोल्यूशन होता है, क्या ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आता है, क्या प्रोसेस होता है। मैं आग्रह करूंगा माधव सर। ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होता है, जैसे हीट करते हैं, स्ट्रॉन्गली हीट करते हैं, तो ये पोटासियम परमैंगनेट चेंज करेगा, पोटासियम मैग्नेट और प्लस देगा मैग्नीज ऑक्साइड MnO2 और प्लस देगा ऑक्सीजन। और इसमें अगर हम उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो यहाँ पर क्या आएगा, +7 आएगा, यहाँ क्या आएगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होने की वजह से जब एनर्जी गेन किया तो एनर्जी हमारे सनलाइट में, सनलाइट का ही एनर्जी सोर्स, ग्रेट सोर्स है, और वो 3 रीजन का लाइट हमारे पास आता है। यूवी तो ऊपर ही रह जाता है, इंफ्रारेड और विजिबल। विजिबल रीजन में कलर है। तो जब इससे ये सोर्स से एनर्जी गेन किया तो इसका इलेक्ट्रॉन जो है उस एनर्जी गेन करके इस ग्राउंड स्टेट से क्या हुआ, एक्साइटेड स्टेट में चला, जिस वजह से वो एनर्जी गेन। और हम लोग सभी जानते हैं केमिकल रिएक्शन क्यों होता है। केमिकल रिएक्शन होता है लोअर एनर्जी लेवल गेन में। इस तरह से जानिए, जैसे एक बच्चा होता है वो हमेशा खेलता है, ठीक है। जो हम लोग थोड़ा व्यस्त है तो हम लोग कम, उसकी तुलना में कम हो जाता है, और जो बुजुर्ग होते हैं वो घर में बैठे होते हैं, यानी वो क्या हो, स्टेबल होते हैं, उनका एनर्जी खत्म होती है। मोर एनर्जी छोटे बच्चे में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होगा, हमेशा खेलेगा, गिरेगा, कुछ नहीं होगा। हम लोग में थोड़ा सा गिर जाएंगे, तुरंत कुछ होगा। और जो बुजुर्ग है वो उनका एनर्जी बहुत कम है, वो स्टेबल है, बैठे हुए। तो एनर्जी जब कम होगा तो प्रोडक्ट फॉर्म, एनर्जी जब कम होगा तो प्रोडक्ट फॉर्म। तो इस कंपाउंड से इस कंपाउंड में जाने के लिए एनर्जी गेन किया, एनर्जी गेन हुआ इसके बाद, जैसे इस सोर्स से हो तो ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला, और जब वहाँ प्रोडक्ट फॉर्म करने की बात होगी फिर वो एनर्जी रिलीज करेगी। और एनर्जी रिलीज करने में जो 7 कलर लाइट को एब्जॉर्ब किया था तो सारा का सारा एनर्जी रिलीज नहीं है। जिस कलर का वो दिखेगा उस कलर का, कलर लाइट का एनर्जी क्या होगा, रेडिएट होगा, और उसी कलर का वो दिख रहा है। जैसे तो जैसे कोई भी ब्लू दिख रहा है, इट मींस वो रेस्ट 6 कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है, ब्लू को रेडिएट कर रहा है। कोई रेड दिख रहा है, जैसे मान लीजिए हम किसी पार्टी में गए और जो है ग्रीन शर्ट पहन के गए और वहाँ लाल लाइट जल रहा, तो हमारा शर्ट कैसा दिखेगा, हमारा शर्ट ब्लैक क्यों दिखेगा,
कि ग्रीन